गुड डे फ्रेंड्स। आज हम एक बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली और दिमाग घुमा देने वाली फिल्म लेकर आए हैं। डेजा वू एक 2006 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इसमें एक एटीएफ एजेंट होता है जो न्यू ऑर्लिन्स में होने वाले एक घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने और जिस महिला से वो प्यार करता है उसे बचाने के लिए समय में पीछे जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए हमारी कहानी शुरू करें। न्यू ऑर्लिन्स के अल्जीरियस में मार्डी ग्रास उत्सव के दिन सेंट ऑल्विन टी स्टम्फ नामक फेरी से सैकड़ों यूएसएस नेमिज के नाविकों और उनके परिवारों को उनके बेस से शहर की ओर मिसिसिपी नदी के पार ले जा रही थी। अचानक फेरी में ब्लास्ट हो जाता है जिससे 543 यात्री और क्रू सदस्य मारे जाते हैं। अकेला एटीएफ एजेंट डग कालिन को इस आतंकवादी हमले की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। वो इस तबाही को देखकर स्तब्ध और बहुत दुखी हो गया। डग को नदी के किनारे एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है जिसमें तार पिघलकर चिपके हुए हैं। वो तुरंत एटीएफ एजेंट को कॉल करता है और कहता है कि सिटी ब्रिज के फुटेज 10 से 11 बजे के बीच के निकालने चाहिए। बाद में डग ब्रिज पर जाकर ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए एक्सप्लोजिव का सुराग तलाशने लगता है। वहां उसकी मुलाकात एफबीआई एजेंट प्राइजवारा से होती है। डग को ब्रिज के नीचे अमोनियम नाइट्रेट का रेसिड्यू चिपका हुआ मिलता है जो बारिश के कारण बचा हुआ है। डग प्लास्टिक के सबूत को शेरिफ रीड को सौंपता है और उन्हें बताता है कि यह एक अपराध की जांच है। इसके बाद वो एटीएफ ऑफिस पहुंचता है और वहां सर्विलेंस फुटेज देखता है। फुटेज में उसे एक बाइकर नजर आता है जो ब्लास्ट के ठीक समय पर ब्रिज पर रुका हुआ था। इसके बाद डग को उसका दोस्त एक फोन नंबर देता है। जब डग उस नंबर पर कॉल करता है तो कॉल वॉइसमेल पर रिकॉर्ड हो जाता है। ब्लास्ट केस के एफबीआई इंचार्ज एजेंट मैक्रेडी मीडिया से बात करते हैं, अपना दुख जताते हैं और बताते हैं कि जांच जोर शोर से जारी है। डग ट्राम में बैठा हुआ शेरिफ रीड को कॉल करता है। शेरिफ उसे बताता है कि नदी के किनारे एक महिला की जली हुई लाश मिली है। डग यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि लाश 10 बजे मिली थी जबकि ब्लास्ट 11 बजे हुआ था। यह अजीब था कि लाश फेरी ब्लास्ट से 1 घंटे पहले ही किनारे पर मिली लेकिन उसी विस्फोट से जली हुई थी। एटीएफ एजेंट डग को लगता है कि उसकी मौत को फेरी ब्लास्ट का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन लाश बहुत जल्दी मिल गई। डग सीधे बॉडी देखने जाता है जहां उसे पता चलता है कि लड़की के मुंह और हाथों को डक टेप से बांधा गया था और उसकी उंगलियां काटी गई थी। वो यह भी नोटिस करता है कि उसकी एक ईयरिंग गायब है। डक को पता चलता है कि क्लेयर के शरीर पर धमाके में इस्तेमाल हुए अमोनियम नाइट्रेट के अंश है जिससे यह साफ होता है कि वो इस ब्लास्ट केस से किसी तरह जुड़ी हुई है। डग उसकी एक तस्वीर निकाल कर लेता है। फोन कॉल से पता चलता है कि उसका नाम क्लेयर कुचेवर था जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अभी अभी फाइल हुई है। डग क्लेयर के पिता के घर जाता है सुराग की तलाश में। उसके पिता बताते हैं कि क्लेयर अपनी एसयूवी बेचने वाली थी जो अब घर पर नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि क्लेयर अपने दोस्त बेथ के कहने पर एक डेट पर गई थी। इसके बाद डग क्लेयर के घर जाता है। वहाँ फ्रिज पर उसे यू कैन सेव हर का मैसेज लिखा हुआ मिलता है। सिंक में खून से सना हुआ कपड़ा और फर्श पर खून के निशान देखकर डग चौंक जाता है। डग फोन से रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है और हैरान हो जाता है कि उसी सुबह उसे क्लेयर के नंबर से कॉल आया था। उसने एटीएफ ऑफिस में फुटेज देखते समय उस कॉल को वापस किया था। शायद तब तक क्लेयर मर चुकी थी। एफबीआई बेस पर एजेंट मैक्रेडी अपने स्टाफ से कहता है कि शहर में हाल फिलहाल में खरीदी या बेची गई सभी एसयूवी और पिकअप ट्रक्स का पता करें। तभी डग वहां पहुंचता है और मैक्रेडी से अपनी पूरी जांच की जानकारी शेयर करता है। डग बताता है कि क्लेयर की एसयूवी गायब है और उसे शक है कि उस एसयूवी का इस्तेमाल फेरी ब्लास्ट के लिए किया गया था। डग को यह भी पता चलता है कि उसका साथी एजेंट लेरी मिनुटी भी इस बम ब्लास्ट से कुछ घंटों पहले मारा गया था। प्राइजवारा ने डग को समझाते हुए कहा उसे नए इन्वेस्टिगेटिव यूनिट का चार्ज मिला है और उनका पहला केस फेरी डिजास्टर है। वो चाहता है कि डग टीम में शामिल हो। उसे ऐसा इंसान चाहिए जो क्राइम सीन को एक बार देखकर बता सके कि क्या गायब है, क्या नहीं होना चाहिए, किसे नजरअंदाज करना है और खासकर कौन सा सुराग पकड़ना है। डग ने प्राइजवारा की बात ध्यान से सुनी और लैरी के कातिल को पकड़ने के लिए मान गया। प्राइजवारा डग को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाता है। वहां डग डॉक्टर डैनी से मिलता है जो डिजास्टर से पहले फेरी का फुटेज देख रहा होता है। डैनी डग से पूछता है उन्हें कहाँ देखना चाहिए ताकि कोई सुराग, संदिग्ध या कुछ ऐसा मिले जो इस केस में मदद कर सके। डग के पूछने पर डैनी बताता है कि यह फुटेज 4.5 दिन पहले का है। डग हैरान हो जाता है। तब प्राइजवारा उसे बताता है कि यह कई सैटेलाइट से मिली डेटा का डिजिटल रिक्रिएशन है और वो टारगेटेड एरिया के किसी भी एंगल से देख सकते हैं। प्राइजवारा बताता है कि यह नया प्रोग्राम स्नो वाइट है। हम फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक शॉट को रिकॉर्ड करने में 4.5 दिन लगते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि वे किसी एक समय को एक ही बार देख सकते हैं। डैनी जोड़ता है कि हम अब से 4.5 दिन पहले तक ही जा सकते हैं। डग को यह टास्क दिया गया कि वो बताए कहाँ देखना है, क्योंकि ये डिजास्टर से पहले की घटना देख सकते हैं और संभवतः अपराधी को पकड़ सकते हैं। डग उन्हें उस रहस्यमयी मृत लड़की क्लेयर कुचेवर पर ध्यान केंद्रित करने और उसे फॉलो करने के लिए निर्देश देता है। सर्विलेंस टीम क्लेयर के घर की फुटेज देखने लगती है। डग क्लेयर को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने क्लेयर को मरा हुआ देखा था। उसे देखकर डग को ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ तो कनेक्शन है। उसे अजीब सा एहसास होता है कि जैसे वो पहले भी मिल चुके हैं या कुछ खास जुड़ा हुआ है उनके बीच। डग और टीम क्लेयर की फोन बातचीत सुनते हैं, जो एलन की थी। एसयूवी बेचने के लिए क्लेयर का फुटेज देखते समय डग को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का फोन आता है, जो क्लेयर के घर पर जांच कर रहे थे। टीम ने बताया कि ऐसा लगता है कि डग क्राइम सीन की जांच करने का तरीका भूल गया है। घर में हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। यह सुनकर डग हैरान रह जाता है। डग उन्हें क्लेयर के मरने से पहले की रात की डेट के बारे में बताता है और उसकी पूरी जानकारी निकालने को कहता है। क्लेयर को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। टीम कहती है कि वो हमें नहीं देख सकती, बस एक तरफा देखा जा सकता है। डग पेरीमीटर चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वह कोई नहीं था और उसे यकीन था कि क्लेयर जानती है कि उसे देखा जा रहा है। क्लेयर अपनी डायरी में देखे जाने के बारे में लिखती है, जिसे डग 4 दिन बाद पढ़ता है, जब इसे उसके घर से सबूत के तौर पर लिया गया था। अब सर्विलेंस टीम क्लेयर की डेट के समय का फुटेज देखती है। उसे एसयूवी खरीदने वाला आतंकवादी का कॉल आता है, जो कहता है कि उसे गाड़ी पसंद आई और जल्दी पैसे लेकर हैंडओवर करने को कहता है, लेकिन वो मिलने के समय व्यस्त रहेगी, इसीलिए उनका सौदा नहीं हो पाता। स्नो वाइट से फुटेज नहीं देख सकते क्योंकि वो रेंज से बाहर था। टीम ने पता लगाया कि आतंकवादी ने कहां से कॉल किया और एटीएम के सीसीटीवी कैमरा में उसे ढूंढ लिया। उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उसके हैंडबैग को स्कैन करके सर्च करने से फेरी डॉक के पास डिजास्टर से ठीक 2 रात पहले वो सीसीटीवी कैमरा में दिख जाता है। डैनी बताता है कि वे लोग इस सीसीटीवी फुटेज का समय को 7 घंटे बाद स्नो वाइट से देख सकते हैं। निगरानी जारी रखते हुए डग अचानक एक लेजर पॉइंटर उठाता है और उसे स्क्रीन पर पॉइंट करता है। क्लेयर इसे देखती है और रिएक्ट करती है। देखने वाले कमरे का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है और कई लोग चिल्लाने लगते हैं, किसने फील्ड को तोड़ा। डग को पता चलता है कि तस्वीरें गुजरे अतीत से नहीं है, क्योंकि क्लेयर ने लेजर लाइट पर रिएक्शन दी थी। डग ने प्राइजवारा से कहा, तुम लोग कुछ तो छुपा रहे हो, क्योंकि ये कोई सामान्य सर्विलेंस नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। तुम लोगों ने अतीत में देखने का कोई तरीका निकाल लिया है। मजबूरी में टीम को सब कुछ डग को बताना पड़ा। वैज्ञानिक उसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या स्पेस फोल्डिंग तकनीक के बारे में बताते हैं। डॉक्टर डैनी कागज का एक टुकड़ा दिखाते हैं और उसे मोड़कर 2 बिंदुओं को एक साथ लाते हैं। इस तरह समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, जिसे वर्महोल भी कहा जाता है। जब डग को पता चलता है कि क्लेयर और फेरी में मारे गए सभी लोग अभी जिंदा हैं, तो वह पूछता है कि वे खुद को वापस क्यों नहीं भेज सकते। डॉक्टर डैनी कहता है कि कुछ भी वापस भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सब नियमों के खिलाफ है। फील्ड को तोड़ने का प्रयास करने से स्थानीय पावर ग्रिड फेल हो जाता है। डग बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपराधियों को हमेशा गुनाह करने के बाद पकड़ा है। यह पहली बार है जब उसे मौका मिला है कि अपराधी को अपराध होने से पहले पकड़ा जा सके। आखिर वह सहमत होते हैं कि डग को चेतावनी देने के लिए एक छोटा टुकड़ा कागज का समय में वापस भेजें, जहां आतंकवादी फेरी डॉक पर सुबह 4:40 बजे अपनी कार डील करने की तैयारी कर रहा होगा। वैज्ञानिक टाइम पैराडॉक्स थ्योरी पर चर्चा करते हैं। ऑपरेटर शांति एक रेखा बनाती है जो टाइम फ्लो थ्योरी दिखाता है। एक नई समय रेखा नए घटना के साथ बनती है और पुरानी समय रेखा समाप्त हो जाती है। हालांकि डॉक्टर डैनी का कहना है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। वे मैसेज तैयार करते हैं और उसे वापस डग के पास भेजते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग गलत हो जाता है। मैसेज आने से पहले डग अपने साथी लैरी के साथ बहस खत्म करता है और अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। बाद में लैरी कागज को डग के डेस्क पर देखता है और उसे उठाकर फेरी डॉक पर आतंकवादी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। टीम को एहसास होता है कि उन्होंने लैरी को मौत की ओर भेज दिया है। अब वे डॉक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे आतंकवादी की अच्छी तस्वीर पा सकें ताकि उसे पहचान सकें। उसकी तस्वीर को कंप्यूटर में डालकर अन्य तस्वीरों से मिलाने की कोशिश करते हैं। लैरी आतंकवादी से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और वो मारा जाता है। लैरी को आतंकवादी की गाड़ी में घसीट कर डाल दिया जाता है और वह उसे लेकर चला जाता है। जब वे उसका पीछा करते हैं तो देखने वाली टीम कहती है कि वो उनके देखने के सीमा से बाहर जा रहा है और जल्द ही पहुंच से बाहर हो जाएगा।
डग उस हमवी को चालू करता है जिसमें समय देखने वाला मोबाइल उपकरण होता है, ताकि वर्तमान में पीछा करते हुए उस क्षेत्र का अतीत देखा जा सके। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब कार चेज था जिसमें डग जिस आतंकवादी का पीछा कर रहा था वो 4.5 दिन पहले उसी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। एक दुर्घटना के बाद उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे डग अतीत को नहीं देख पाता, लेकिन बेस टीम देख सकती है। वे उसे रास्ता बताते हैं और डग आखिर में गाड़ी का पीछा करते हुए आतंकवादी के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो एक जले हुए मछली पकड़ने के कैंप तक पहुंचता है। वहां एक एम्बुलेंस मुख्य इमारत के अवशेषों में दुर्घटनाग्रस्त होती है, लेकिन अतीत में आतंकवादी लैरी को पीछे ले जाता है। वर्तमान में डग को सड़क पर जले हुए आग के निशान दिखाई देते हैं। डग को एहसास होता है कि वो एक हत्या को देखने वाले हैं। दुर्भाग्य से लैरी होश में आता है और उसे एक आखिरी बार गोली मारी जाती है और उसके शरीर को जला दिया जाता है। डग पास के पानी में कुछ हलचल देखता है और एक ट्रैपडोर खोलता है जिससे कुछ मगरमच्छ लैरी के अवशेष खा रहे होते हैं। वे सभी फोन पर हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने केवल लैरी की मौत का तरीका बदला है। डग बताता है कि आतंकवादी को अभी भी ब्लास्ट करने के लिए गाड़ी की जरूरत है। इसका मतलब है कि आतंकवादी को क्लेयर की गाड़ी चाहिए होगी, यानी एक चीज बदलकर भी उन्होंने कुछ नहीं बदला। डग साइट की जांच जारी रखता है। इमारत के अंदर जले हुए मलबे में क्लेयर की मिसिंग ईयरिंग मिलती है। वो उसे चूमता है और अपने जेब में रख लेता है। कंप्यूटर सर्च के जरिए से आतंकवादी की तस्वीर का मिलान होता है। उसका नाम कैरोल ओएस्टेड है। उसे पकड़कर पूछताछ के लिए लाया जाता है। डग के साथ बातचीत में पता चलता है कि सेना ने उसे 2 बार मानसिक अस्थिरता के कारण निकाल दिया था। FBI एजेंट मक्रेडी डग और प्राइजवारा को बताता है कि वे अब इन्वेस्टिगेशन को बंद कर रहे हैं क्योंकि अपराधी को पकड़ लिया गया है। डग निराश है। एक बार वो चाहता है कि वो सिर्फ बुरे आदमी को पकड़ने के बजाय उसे पहले ही रोक सके। वो क्लेयर के घर रुकता है और देखता है कि फ्रिज के मैग्नेट पर लिखा है, तुम उसे बचा सकते हो। डग डैनी को फोन करके मदद मांगता है। डॉक्टर डैनी डग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो समय में पीछे जा सके। डग अपनी बनियन और बॉक्सर में आ जाता है और छोटे ट्रांसपोर्ट मशीन में जाकर अपने घुटनों को पकड़ लेता है। डैनी याद दिलाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से डग का दिल रुक जाएगा। अगर उसे जिंदा नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। डग 4 दिन पहले एक अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में पहुंचता है। डग के झटके खाते शरीर को देखकर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। जब वे उसकी शर्ट काटते हैं तो उसकी बदन पर लिखे शब्द रिवाइव में पढ़ते हैं। डॉक्टर उसे तुरंत CPR देते हैं। बाद में वो अस्पताल के कमरे में होश में आता है, कुछ कपड़े चुराता है और छिपने के लिए एक गुलदस्ता लेता है। अस्पताल के बाहर वो एक एम्बुलेंस चुराता है और मछली पकड़ने के कैंप की ओर ड्राइव करता है, जहां क्लेयर सिर पर बैग के साथ बंधी हुई होती है। क्लेयर अपने किडनैपर ओएस्टेड से लड़ने की कोशिश करती है और अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर खरोंच देती है। गुस्से में ओएस्टेड उस पर पेट्रोल डाल देता है। डग एम्बुलेंस को सीधे उस इमारत में घुसा देता है जहां वे हैं। ओएस्टेड डग के कंधे में गोली मारता है और फिर भाग जाता है। ठीक धमाके से पहले डग क्लेयर को बचा लेता है। डग क्लेयर को घर ले जाता है ताकि वो साफ सुथरी हो सके और डग अपना इलाज कर सके। वो उसके घर को देखता है, सभी वो चीजें जो उसने पहले देखी थी और मौत के बाद की जांच में भी देखी थी। वो फ्रिज के मैग्नेट को बदलकर तुम उसे बचा सकते हो लिख देता है। जब वो सफाई कर रहा होता है, क्लेयर लाल ड्रेस पहनकर बाहर आती है जिसमें वो मरी थी। डग उसे बदलने को कहता है। वो कपड़े निकालने के लिए अलमारी में हाथ डालता है और क्लेयर उस पर बंदूक तान देती है। कहती है कि वो जो दावा कर रहा है वो नहीं हो सकता, यह बताते हुए कि उसे उसके घर की सभी जानकारी है और उसने कोई सवाल नहीं पूछा है। क्लेयर ATF को कॉल करती है और वह उसकी पहचान होने की पुष्टि करती है, लेकिन वो और जानना चाहती है। डग कहता है, मान लो तुम्हें किसी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी हो, लेकिन तुम्हें पता हो कि वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो तुम क्या करती? वो जवाब देती है, मैं कोशिश करती। समझने के बाद वो डग के कंधे पर पट्टी बांधने में मदद करती है। जब डग अपने घावों का इलाज कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि क्लेयर के अपार्टमेंट में कई चीजें उसी के कारण है। डग को समझ में आता है कि वो पहले ही समय में वापस जा चुका था और ब्लास्ट को रोकने में नाकाम रहा था। वो फेरी पर जाते हैं जहां डग बम को नष्ट करेगा और क्लेयर को गार्ड्स को बताना है कि क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से जब ओएस्टेड फेरी छोड़ता है और क्लेयर की ट्रक देख लेता है तो उसे गड़बड़ का एहसास होता है और वो फेरी पर वापस आ जाता है। क्लेयर यह देखती है और जहाज के छूटते ही उस पर कूद जाती है। डग बम से लदी गाड़ी के पास आता है और पाता है कि क्लेयर उसमें है, स्टीयरिंग व्हील से बंधी हुई और उसके मुंह पर डक टेप चिपका हुआ है। डग ओएस्टेड को उसके अपने शब्दों से चौंका देता है, नियति, देशभक्ति और सहायक क्षति।
सरेंडर करने के बहाने डक क्लेयर को इशारा करती है और उसे ऑयस्टेड को टक्कर मारने के लिए कहता है, जहां वो दूसरी गाड़ी के सामने खड़ा होता है। उसी पल डक गोली चलाकर उसे मार देता है, क्योंकि उसने मैगजीन हटाने के बाद चेंबर में एक गोली लोड की थी। हालांकि गाड़ी में अब भी बम लगा हुआ है और इसे नष्ट करने या गार्ड्स को सब कुछ समझाने का समय नहीं है। डक क्लेयर को गाड़ी फेरी से उतारकर पानी में ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो पानी में डूबते हैं, वो स्टीयरिंग व्हील को कॉलम से खींच लेता है और विंडशील्ड को तोड़ता है ताकि क्लियर सतह की ओर निकल सके। दुर्भाग्य से फेरी उनके ऊपर से गुजरती है, गाड़ी को पलटती है और फ्रेम को कुचल देती है, जिससे डक बाहर नहीं निकल पाता। क्लियर सतह पर आ जाती है हाँफती हुई। फेरी सुरक्षित रूप से गुजर जाती है। गाड़ी पानी के अंदर ही विस्फोट हो जाता है, जिससे हवा में आग का गोला बनता है। अब किनारे पर और कंबल में लिपटी हुई क्लियर डक की मौत पर रोती है। यह एक भावुक और दिल को छू लेने वाला मोड़ है। अधिकारी क्लेयर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और बताते हैं कि अभी एक एटीएफ का एजेंट आकर उनसे पूछताछ करेगा। जब मुड़ती है और देखती है कि डग वर्तमान से उसके पास चलकर आ रहा है, वह सदमे में हकलाने लगती है और डग पूछता है कि क्या वो पहले मिले हैं। जब वे उसकी कार में बैठकर रवाना होते हैं तो क्लेयर उसके शब्दों को दोहराती है, मान लो तुम्हें किसी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी हो, लेकिन तुम्हें पता हो कि वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो तुम क्या करते। और वह अनजाने में उसके पहले के जवाब को दोहराता है, मैं कोशिश करता। यह एक बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली और दिमाग घुमा देने वाली कहानी थी। देजा वू वो एहसास होता है जब आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आप अभी कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप यह नहीं बता सकते कि वो कब, कहाँ और किस लिए हुआ था। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।